हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आप सभी के एनिमिक्स हिंदी चैनल पर, जहां पर आज हम एक ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। और आज हम इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले इसकी बेसिक चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे कि इस कहानी का जो हीरो है जू, वो आज के टाइम चाइना में रहता है, लेकिन एक दिन अचानक कुछ होता है जिसकी उसकी आत्मा एक अलग बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि वो ट्रांस माइग्रेट हो जाता है। और हमारे हीरो को पता चलता है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में है, क्योंकि ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थी और यहाँ पर जादू का भी यूज होता है। और ये जो जादू की दुनिया में लोग हैं, इनके अंदर सुपर पावर भी होती है। इन सुपर पावर वाले लोगों को बियॉन्डर कहा जाता है। बियॉन्डर बनने के लिए इन्हें एक मैजिक पोशन पीना पड़ता है। पोशन पीने के बाद इनके सामने 22 रास्ते खुल जाते हैं और इन्हें डिसाइड करना होता है कि ये कौन से पाथ पे जाएंगे, क्योंकि हर एक पाथ पे एक अलग तरह की सुपर पावर होती है और हर एक पाथ पे 9 लेवल होते हैं, जिन्हें सीक्वेंस कहा जाता है। हर सीक्वेंस को पास करने के बाद इन्हें एक पावर मिलती है और ये जैसे जैसे अगले लेवल पे जाते हैं, इनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। और जो बंदा 1 नंबर सीक्वेंस पे पहुंच जाता है तो समझो वो गॉड बन चुका है। तो खैर, कहानी की शुरुआत होती है 28 जुलाई सन 1349 में। हम हमारे हीरो जो को आसमान से गिरते हुए देखते हैं और इसके बाद उसे किसी दूसरे आदमी के शरीर में होश आता है। जो को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है और ये कौन सी जगह है। और उसके सिर में एक छेद भी था जो कि भर चुका है और पास में एक रिवॉल्वर पड़ी थी जिससे साफ पता चल रहा था क्लाइन ने इस बंदूक से खुद को गोली मारी होगी। और उसके ठीक बाद जो की आत्मा उसके शरीर में आ गई। इसके बाद हम 2 और बॉडीज को देखते हैं जिनके नाम थे वेल्च और नाया। और इन लोगों ने भी क्लाइन की तरह खुद को खत्म कर लिया था। और जिस आदमी के शरीर में जो आया था उसका नाम क्लाइन मोरिती था। और हमें पता चलता है कि ये लोग क्लाइन के क्लासमेट होते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और जो को क्लाइन के बारे में कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अपनी सिस्टर के साथ रहता है। क्लाइन आवा देश के टिंकिंग शहर में रहता है और उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पास की है। और जो को अपने रूप में एक डायरी मिलती है जिसके अंदर क्लाइन ने कुछ लिखा भी था, जैसे 29 मई को वेल्च उससे मिलने आया था। उसने कहा था कि उसके पास एक पुरानी किताब है और उस किताब को लिखने वाला एंटी फैमिली से है। डायरी के आखिर में लिखा था कि सब मारे जाएंगे और वो खुद भी। और जो को समझ नहीं आता कि क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा है। तभी इस रूम में क्लाइन की सिस्टर आने लगती है। तभी जो खून के निशाने और बंदूकें छुपाने लगता है। उसके सिस्टर का नाम मेलुसा था, जो कि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। मेलिसा ब्रश करते हुए यहाँ से चली जाती है। तभी जो सोचता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। वो तो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ चाइना में रहता है। तभी उसे याद आता है उसने एक लक एन्चेंटमेंट रिचुअल किया था और जरूर वो इस वजह से यहाँ पर आ चुका है। तभी मेलिसा वहाँ पर नाश्ता लेके आती है। वो क्लाइंट से कहती है कि वो आज उसका फेवरेट डिनर बनाएगा, क्योंकि क्लाइंट जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी जो सोचता है कि वो वापस रिचुअल करेगा और अपनी दुनिया में लौट जाएगा। और इस बंदूक की आवाज तो बहुत लाउड होती है, तो मेलिसा ने बंदूक की आवाज नहीं सुनी होगी और अब से हम जो को क्लाइन करके बुलाएंगे। अब क्लाइन को रिचुअल करने के लिए ब्रेड की जरूरत थी, जिसे खरीदने वो बाहर मार्केट में जाता है। मार्केट वाली लेडी क्लाइन को कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और उस गंदे से अपार्टमेंट को छोड़ के एक अच्छी सी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्लाइंट देखता है कि ये दुनिया भी उसकी दुनिया जैसी नॉर्मल है, पर ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा पीछे है। और तभी वो कुछ लोगों को पत्ते खेलता हुआ देखता है, जो कि आज के जमाने के खेल है, क्योंकि करीब 100 साल पहले रोसेल गुस्ताफ नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसने कि ये पत्तों का खेल और स्टीम इंजन और टैरो रीडिंग जैसी चीजें इन्वेंट करी थी। क्लाइंट को लगता है कि राजा रोसेल भी उसकी तरह किसी नए जमाने से आया होगा। तभी क्लाइंट के पास एक जोकर आता है, जो कि उसे अपने सर्कस में आने का इनविटेशन देता है। तभी क्लाइंट नोटिस करता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है और तभी क्लाइंट वहां से जाने लगता है और छुपने के लिए एक टेंट में घुस जाता है। तभी वो आदमी जिसका नाम होता है जेन्स्किन, वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है और जिसे देख वो वापस मुड़ जाता है। और टेंट के अंदर टेरो कार्ड रीडर बैठी हुई थी, यानी कि पत्ते
देख के भविष्य बताने वाली। क्लाइंट सोचता है कि ये चीज तो मेरे दुनिया में भी होता है, यानी कि राजा रोजेल उसकी तरह ही एक ट्रांस माइग्रेटर था। तभी वो लेडी बताती है कि क्लाइंट उसका पहला कस्टमर है, इसीलिए वो क्लाइंट को फ्री में भविष्य बताएगी। ये सुन के क्लाइंट वहाँ पर बैठ जाता है। तभी लेडी पूछता है तुम क्या जानना चाहते हो। इसके बाद क्लाइंट कहता है कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तभी वो लेडी उसके सामने 3 पत्ते रखती है और बोलती है कि ये तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो पहले तुम्हें कौन सा कार्ड देखना है। क्लाइंट कहता है कि वो सबसे पहले अपना प्रेजेंट देखना चाहता है। तभी वो लेडी वो कार्ड पलट देती है और ये कार्ड था द फूल टैरो डेक का पहला पत्ता होता है और ये नई शुरुआत को दर्शाता है। तभी यहाँ पर असली टैरो रीडर आ जाती है और यहाँ पर जो बैठी थी वो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद क्लाइंट अपने घर आके उस ब्रेड को 4 जगह पे रख देता है और रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है ताकि वो अपने दुनिया में फिर से लौट जाए और कुछ मंत्र भी पढ़ने लगता है। शुरू में ऐसा लगता है कि रिचुअल करने से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी कुछ ही देर बाद उसे कुछ होता है और वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया है जहां पर चारों जगह पर धुआं था और इस जगह को हम द ग्रेट फॉग कहेंगे और यहाँ पर कुछ रेड और ब्लू कलर के स्टार उड़ रहे थे। क्लाइंट गलती से एक रेड और ब्लू स्टार को छू देता है, तभी वो स्टार फट जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ऑड्री, जो कि अपने मिरर के सामने बैठी थी और ऑल्गर नाम का एक आदमी समंदर के बीच अपने गिलास को पकड़ा होता है। ये दोनों ही अपने मर्जी के बिना ग्रे दुनिया में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने क्लाइंट की बड़ी सी परछाई दिखाई देती है, जैसे कि वो इस दुनिया का गॉड हो। क्लाइंट सोचता है कि इन दोनों को मैंने यहाँ पर बुलाया है क्या। ऑड्री पूछती है कि क्या आप इस पवित्र जगह के मास्टर हो। क्लाइंट सोचता है कि ये पवित्र जगह है तो यहाँ पर मंदिर कहाँ है। इतना सोचते ही उसके सामने एक मंदिर जैसा जगह बन जाता है। तभी क्लाइंट को पता चलता है कि वो इस दुनिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो एक लंबी सी टेबल और सिंहासन बनाता है। तभी ऑल्गर क्लाइंट से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी क्लाइंट सोचने लगता है कि मैं अपना नाम क्या बताऊं। फिर वो सिंहासन में बैठे हुए उन्हें एक नकली नाम बताता है कि तुम लोग मुझे बुलाओगे द फूल के नाम से, जो कि उस टैरो कार्ड का नाम था। ऑड्री पूछती है कि मिस्टर फूल आपने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है और क्या हम घर जा सकते हैं। क्लाइंट बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। तभी वो लड़की क्लाइंट से पूछती है कि मैं बियॉन्डर कैसे बन सकता हूँ। अब क्लाइंट को तो बियॉन्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो बोलता है कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठा आदमी देगा। ऑल्गर बोलता है कि तुम जरूर लियोन किंगडम से होगी, तो बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें एबरनाइस गॉडेस के चर्च को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म के या फिर किसी दूसरे चर्च को। बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है, पर बियॉन्डर सच में होते हैं और वो बत्ती हुई डार्कनेस से लड़ते रहते हैं। ऑड्री पूछती है कि चर्च के अलावा और कोई रास्ता है, तो ऑल्गर कहता है कि फिर रॉयल फैमिली के पास जाओ या तो मिलियनियर नोबिलिटी के। तभी ऑड्री कहती है कि क्या और तरीका है। तभी ऑल्गर बताता है कि उसके पास 2 सिंगुलर 9 के पोशन रखे हुए हैं, एक सेलर सीक्वेंस का, दूसरा स्पेक्टर सीक्वेंस का, जिन्हें पीकर वो बियॉन्डर बन सकता है। क्लाइंट समझ जाता है कि यहाँ पर सुपर पावर्स की बात हो रही है और सीक्वेंस उस पावर का लेवल होगा। उसका ट्राइस माइग्रेयम और इस ग्रे वर्ल्ड में आना किसी बियॉन्डर का काम होगा क्या। ऑड्री कहती है कि उसने इस आदमी के साथ एक डील कर ली है, वो उसे एक पोशन देगा, बदले में ऑड्री भी उसे एक चीज देगा और वो चाहती है कि क्लाइंट ऐसी मीटिंग और करे। ऑल्गर कहता है कि मिस्टर फुल आपकी पावर हमारे सोच से भी परे है, तो मीटिंग में छोटी मोटी चीजें हम दोनों संभाला करेंगे। ऑल्गर सोचता है कि इस तरह की मीटिंग में वो और भी डील्स कर पाएगा। अब क्लाइंट सोचता है कि ऐसे मीटिंग करके उसे इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी और वो जल्दी अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ पाएगा। तभी क्लाइंट कहता है कि ठीक है, हम हर मंडे 3 बजे को मीटिंग किया करेंगे। फिर ऑड्री कहती है कि हम लोगों को भी अपने कोड नेम रख लेने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अपने असली नाम यूज नहीं करेंगे। तो क्लाइंट ने अपने नाम को टैरो कार्ड में रखा था,
तो ये दोनों भी अपने नाम को टैरो कार्ड के ऊपर ही रखते हैं। ऑड्री का कोड नेम है जस्टिस और ऑल्गर का द हैंडमैन। ये तीनों आप इस टैरो क्लब के मेंबर्स है। तभी क्लाइंट के कमरे का दरवाजा कोई पीटने लगता है, जिससे क्लाइंट का कंट्रोल इस दुनिया में कमजोर हो रहा था। तभी वो इनसे कहता है कि ये मीटिंग यहाँ पर ही खत्म होती है और वो दोनों को वापस अपनी जगह पे भेज देता है और खुद भी अपने कमरे पे लौट आता है। तभी क्लाइंट देखता है कि दरवाजे पे पुलिस आई थी, तो वो जल्दी से अपनी बंदूक और डायरी छुपा देता है। ये वही पुलिस वाला था जो कि टेंट के बाहर खड़ा हुआ था। इसका नाम लेनांड है। इसके साथ एक और ऑफिसर था जिसका नाम डन सुमित है। ये दोनों यहाँ पर वेल्च और नाया के केस में आए होते हैं और क्लाइंट को बताते हैं कि उन दोनों ने खुद को खत्म कर लिया। लेलैंड तुरंत ही क्लाइंट की डायरी खोज लेता है और पूछता है कि इसके आखिरी पन्ने पे ये क्या लिखा हुआ है कि सब मारे जाएंगे और मैं भी, इसका मतलब क्या है। अब क्लाइंट को समझ नहीं आता कि वो इन्हें क्या बोले। वो इन्हें साफ साफ बोल देता है कि मेरी याददाश्त चली गई है और मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। कल रात उसने खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं कैसे मैं अब भी जिंदा हूँ। और वो बंदूक अब उस डब्बे में रखी हुई है। तभी डन कहता है कि हम तुम्हें साइकी के पास लेके जाएंगे जो कि तुम्हारी मेमोरीज वापस लाएगी। जो सुन क्लाइंट को टेंशन होने लगती है, क्योंकि अगर वो इसके मेमोरी में झांकेंगे तो इन्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो इस दुनिया का नहीं है। लेलैंड कहता है कि वो उसे जिंदा देख के खुश है, लेकिन जो हादसा हुआ था उसके बाद तो कोई भी मर जाता। अब वो लोग क्लाइंट को उसके साथ ले जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा ब्रेड चोरी करते हुए वहाँ से भाग रहा होता है, तो पुलिस वाले का ध्यान वहाँ पर चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए क्लाइंट वहाँ से भाग जाता है। वो एक गली पे जाके रुकता है जहाँ पर कोई उसके ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन वो पानी हवा में ही रुक जाती है और यहाँ पर आसपास की चीजें भी हवा में रुक जाती है। क्लाइंट समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बियॉन्डर है जो ये सब कर रहा है। वो भाग के एक घोड़े गाड़ी पे बैठ जाता है और बोलता है कि समुद्र किनारे चलो। थोड़ी देर बाद क्लाइंट देखता है कि अब उसका कोई भी पीछा नहीं कर रहा है, तो वो गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, लेकिन गाड़ी वाला चल नहीं लगता है और वो उसे बताता है कि वो उसे बेल्च के घर में लेके जा रहा है और घोड़ा गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि डन था। तभी क्लाइंट की आंख अपने कमरे में खुलती है और उसे लगता है कि वो सब एक सपना था। तभी दरवाजे पे ऑफिसर डन बैठे होते हैं और वो एक बियॉन्डर है। वो बोलता है कि रात में हमारी पावर ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वो क्लाइंट को पकड़ के घर के बाहर लेके आता है। तभी अचानक क्लाइंट के पीछे एक लड़की आती है जो कि उसका मुंह पकड़ लेता है और उसकी मेमोरीज पे झांकने लगती है, यानी कि वो भी एक बियॉन्डर है। क्लाइंट अपने मेमोरीज में अपने असली माँ बाप को देखता है, लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं देख पा रही थी क्योंकि ग्रे फॉग उसकी मेमोरी दूसरे लोगों से छुपा रहा था। वो लड़की क्लाइंट से पूछती है कि बताओ एंटीगोला इसकी फैमिली की किताब कहाँ पर है। क्लाइंट बोलता है कि उसे नहीं पता। फिर वो पूछती है कि 27 जून के रात को वेल्च और नाया के घर में क्या हुआ था। क्लाइंट फिर से कहता है कि उसे नहीं पता। तभी वो लड़की पूछती है कि जब वो दोनों मरे थे तब तुम क्या कर रहे थे। तब क्लाइंट के हाथ में बंदूक आ जाती है और वो उन्हें मार के दिखाता है कि वो उस दिन क्या कर रहा था। तभी वो लड़की ये सब डन को बता देती है कि उसने खुद को गोली मारी थी। उसकी मेमोरीज में उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। डन क्लाइंट से कहता है कि एंटीगोलिस फैमिली के किताब लापता हो गई है। तुम अब भी खतरे में हो। हम तुम्हें हर बार बचाने को नहीं आ सकते। तुम भी हमें ज्वाइन करके एक बियॉन्डर क्यों नहीं बन जाते। और ये एपिसोड यही पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का पहला एपिसोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।